हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Noki24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, भारतीय संविधान, है ना। और आज भारतीय संविधान की हमारी ये 15वीं क्लास है। 14 क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत कुछ जाना हमने इस 14 क्लासेस में। आई होप कि आप सभी ने उन क्लासेस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि शुरू से ही शुरू करने में मज़ा आता है ना। अगर आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट को यानी कि संविधान को अगर आपको कवर करना है, आपको अच्छे से सीखना है, पढ़ना है, समझना है, तो आपको पहली क्लास से ही आपको करना पड़ेगा, है ना। तभी आपको समझ आएगा कि आखिर संविधान बनता कैसे है, इसकी नींव आखिर कैसे पड़ी है ना। वो सभी चीज़ें हम इन 14 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। और आज 15वीं जो क्लास है हमारी, आज हम आएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक इसमें दिए गए हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। नोट्स के बारे में आपको बता देता हूं कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपको रिवीजन करने में काम आता है ना। साथ ही साथ अगर नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हर एक क्लास का नोट्स भी आपको देता हूं। हमारा एक Noki24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से ऐड हो जाइए ग्रुप में, और वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ना। हर एक दिन के क्लास के लेक्चर नोट्स मिलते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आज ये समझ लीजिए कि आपकी 15वीं क्लास है, 14 क्लासेस हमारी हो चुकी है ना। बहुत कुछ जाना हमने 14 क्लासेस में, ठीक है। 15वीं क्लास हम शुरू करेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का भाग 1 है, और भाग 1 को कहते हैं हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। संविधान में 22 भाग हैं। आज अगर हम आज वर्तमान की बात करते हैं तो 25 भाग है ना, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग थे। और जो मेन भाग है वो आज भी 22 ही हैं। लेकिन कह देते हैं ना कि जैसे सपोज करो एक है, एक का ए जोड़ दिया तो इसको 2 गिन दिया, है ना, तो ऐसे 25 हो गए वो। लेकिन मेन तो एक ही है ना, तो इस तरह से 25 बन रहे हैं, लेकिन है आज भी 22 ही, ठीक है। तो पहला भाग है ये संविधान का, और संविधान का पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इस पहले भाग में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक दिए गए हैं। 1, 2, 3 और 4 पहले भाग में, ठीक है। और ये चारों आर्टिकल संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। कैसे नामों में परिवर्तन होगा, कैसे सीमाओं में परिवर्तन होगा, कैसे नए राज्य की स्थापना होगी, कैसे विलय करा जाएगा, किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में लाया जाएगा। उस सभी चीज़ों पर चर्चा इसी भाग संविधान के भाग 1 में और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। अब सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि 1950 से हमारा भारत में जो भारत है, जिसको आज हम स्वतंत्र भारत कहते हैं, 1950 से स्टार्ट होता है। कब से होता? 1950 से। क्यों होता है? क्योंकि संविधान को स्वीकार किया गया, फिर उसको लागू किया गया। 49 में संविधान को स्वीकार किया जाता है, 50 में उसको लागू किया जाता है ना, उसी समय से। अब उसी समय से हुआ क्या था कि उस समय 1950 में जो भारत में ABCD 4 तरह की कॉलोनियाज थी, यानी कि कह सकते हैं कि 4 क्षेत्रों में भारत बटा हुआ था, है ना, ABCD। अब ये 4 जो क्षेत्र थे, जो 4 क्षेत्र थे, इसमें 29 कह सकते हैं कि 29 राज्य थे। अब 29 राज्य कैसे थे? इसमें रियासतें भी शामिल थी और इसमें राज्य भी शामिल थे। बड़ी रियासत भी थी, छोटी रियासत भी थी। टोटल 29 थे, है ना। A, B, C और D, ये 4 तरह के थे। अब जो A कैटेगरी के जो थे, उसमें 9 राज्य थे। भारत के 9 राज्य थे जो A कैटेगरी में थे। और जो B कैटेगरी के थे उसमें भी 9 थे। और ये 9 कौन थे? ये बड़ी रियासतें थी 9, है ना। और जो C कैटेगरी थी उसमें 10 थी रियासत, लेकिन ये छोटी रियासत थी, है ना। वहीं अगर डी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो अंडमान निकोबार और वो सभी क्षेत्र जो अर्जित भारत में किए गए थे, यानी कि भारत में मिलाए गए थे, वो सभी क्षेत्र, यानी कि इन सभी को मिला के हम कह सकते हैं 29 इसमें राज्य हम इनको कह सकते हैं, है ना। कि 1950 में ये स्थिति भारत की, है ना। अब होता क्या है? अब देखिए, जब हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज को भारत की जो संविधान सभा है, भारत के जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से भारत को बनाएं, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब भारत जो उस समय कंडीशन है, तो कुछ बदलाव भी होना चाहिए राज्यों में,
जो रियासत हैं उनमें बदलाव होना चाहिए, जो राज्य हैं कहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है, हर एक चीज़ में। उसके लिए जो राज्य को पुनर्गठन की भी क्या होगी, ज़रूरत होगी कि राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। उसी के आधार पर किसी राज्य को बनाना है, किसी को ख़त्म करना है, किसी की सीमा बढ़ानी है, किसी की कम करनी है, किसी के नाम में परिवर्तन करना है, बहुत सारी चीज़ इसमें होंगी, है ना। अब होता क्या है, देखिए 1950 से लेकर 1956 तक क्या चलता है, यही सभी सिस्टम चलता है 1956 तक। क्योंकि 1956 में होता क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। कब होती है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ समितियां बनती हैं, है ना, उन सभी के बारे में भी हम जान लेते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में, तो इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। क्या, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, जो एक्ट बन के आता है, उसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, है ना। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। इतना भी आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब होता क्या है, इतना समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं कि कैसे कैसे ये अधिनियम, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है कैसे आया, इसमें कैसे कैसे इसकी जो स्टोरी है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग को हम एस.के. धर समिति भी कहते हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष थे इस भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एस.के. धर थे, तो उसी के नाम पर हम कह सकते हैं। परीक्षाओं में आता है कि एस.के. धर समिति कब बनाई गई, 1948 में बनाई गई, है ना। इसका काम था कि हमको नए राज्य की स्थापना करनी है, नए राज्य हमें डेवलप करने हैं और राज्यों में पुनर्गठन करें, तो उसका आधार बताइए किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, कुछ प्रशासनिक के तौर पर बता रहे थे, कुछ कैसे बता रहे थे, तो इस आधार मतलब इसलिए इस समिति का गठन किया गया कि आप बताइए कैसा होना चाहिए। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी 1948 में, यानी कि 1948 में ये भाषाई प्रांत आयोग यानी कि एस.के. धर समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1948 में कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने ये सुझाव दिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक सुधार पर होना चाहिए, यानी कि प्रशासनिक सुविधा दो राज्यों में, उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। 1948 की ये बात है ना। अब देखिए, जो भाषा का जो आधार है, भाषा के लिए जो राज्यों का जो गठन पुनर्गठन मांग रहे थे, वो मांग रहे थे साउथ भारत के लोग, है ना, साउथ इंडिया के लोग कह रहे थे, यानी कि दक्षिण भारत के, वो सभी कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन चाहिए। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश होता है 1953 में। कैसे कैसे होता है उसको भी समझ लीजिए। तो जब इसलिए मना कर दिया इस समिति ने कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जनता भड़क गई, जिनको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए था। अब उस भड़की हुई जनता को देखकर एक और कमेटी की स्थापना की जाती है। वो कमेटी थी जेवीपी कमेटी। कौन से, जेवीपी समिति बनाई गई थी। ये भी 1948 में ही बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, ये भी 1948 में ही बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट आई थी 1949 में। अब जेवीपी समिति में इसमें 3 सदस्य थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थी कौन से, पट्टाभी सीतारामैया जी। ये 3 लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी। 3 लोग थे। 1948 में जेवीपी समिति बनती है और इसकी रिपोर्ट आती है 1949 में, ठीक है। अब इसने जो रिपोर्ट दी 1949 में, तो इसने स्पष्ट कह दिया कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति ने यह कहा, है ना, भाषा के आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट को सुनने के बाद, जब 1949 में रिपोर्ट के बारे में सुन लिया, तो साउथ इंडिया के लोग और ज्यादा भड़क गए। साउथ इंडिया के लोग क्या हो गए, और ज्यादा भड़क जाते हैं। और इस तरह से भड़क जाते हैं कि जो आंध्र प्रदेश में इस तरह से भड़कते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना हो जाती है भाषा के आधार पर। पहला राज्य 1953 में क्यों हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के ही एक सदस्य थे, उनका नाम था श्री पट्टाभी रामोलू। श्री पट्टाभी रामोलू,
वो अनशन पर बैठ जाते हैं। 58 दिन का उनका अनशन होता है और उसी अनशन में क्या हो जाती है, उनको मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल में, है ना। उस चीज़ को देखकर एक तो उनकी मृत्यु होगी, फिर वहाँ जनता भड़की हुई है। उसी चीज़ को देखते हुए पहला राज्य पुनर्गठन के हिसाब से आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बना दिया जाता है। अब उसको बनने के बाद में होता क्या है कि और जो आसपास के जो क्षेत्र थे, है ना, आसपास के जो क्षेत्र थे साउथ वाले, वो और भी भड़क गए कि अब हमको भी भाषा के आधार पर हमें भी दर्जा दीजिए, हमारे राज्य की भी भाषा के आधार पर स्थापना कीजिए, है ना। अब उसी चीज को देखते हुए कि इतना तो मुश्किल था, क्योंकि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुश्किल था, तो उसी को देखते हुए एक और समिति की स्थापना की जाती है। वो समिति कहलाई फजल अली आयोग समिति, जो कि 1953 में आती है। और ये आती है प्यारे साथियों जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हो जाती है उसके बाद में, है ना, ये आती है उसके बाद में 1953 में। अब जो फजल अली आयोग जो समिति थी, इसमें भी 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग समिति के जो अध्यक्ष थे ये खुद फजल अली आयोग थे। इसके अलावा के.एम. पनिक्कर थे और तीसरे थे H.N. कुंजरू। ये 3 सदस्य थे। अब इन्होंने रिपोर्ट पेश की फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, एकता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक, वित्तीय, संस्कृति, इन सभी को देखते हुए भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, है ना। तभी जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है, फिर इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, अधिनियम आता है 1956 में, जिसके माध्यम से राज्य भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हो जाती है। तो ये एक छोटा सा क्या था, उसका थोड़ी थी कुछ स्टोरी थी जिसके आधार पर ये बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। जो हम भाग 1 पढ़ रहे हैं संविधान का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो उसमें संवैधानिक प्रावधान यानी कि आर्टिकल नंबर 1 के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या है, आगे बढ़ेंगे 4 में क्या, क्योंकि 1 से 4 तक भाग 1 दिया गया है ना। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 1 कहता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल सीधा कि अनुच्छेद 1 का क्या मतलब है। तो 1 का जो क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 बताता है। ठीक है, अब 1 का 1, अनुच्छेद 1 का भी 1 है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, जो भारत है, भारत में कैसी व्यवस्था है, भारत में संघात्मक व्यवस्था है। भारत में संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि जो शक्तियां हैं, शक्तियों को बंटवारा, संघात्मक मतलब शक्तियों का बंटवारा। क्योंकि संघात्मक कहता है केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति होंगी और राज्य के पास अपनी अलग शक्ति होंगी, है ना। क्योंकि शक्तियों का बंटवारा जो होता है अनुसूची 7 के माध्यम से होता है। संघ के पास अपने विषय हैं 97 और राज्यों के पास 59 अपने विषय हैं। और दोनों के लिए समवर्ती सूची भी बनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र भी बनाती है। लेकिन अगर कहीं पेच फंस जाता है ना, तो वहां पर हावी हो जाती है कौन, केंद्र सरकार, यानी कि फिर उसमें समवर्ती में भी केंद्रीय कानून बनाती है। तो ये संघात्मक कहती है। अब देखिए, जो संघात्मक शब्द है ये कनाडा से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि संघात्मक शब्द किस देश से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। एक चीज और समझेंगे कि संघात्मक शब्द का संविधान में वर्ण नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। संघात्मक की जगह संघ का प्रयोग किया गया है। क्या संघ का प्रयोग किया गया। अब देखिए, जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि राज्यों का संघ, है ना। अब राज्यों का संघ यानी कि केंद्र के पास अलग और राज्य के पास, दोनों के पास अलग अलग पावर है। यहाँ पर जो संघात्मक व्यवस्था होती है, इसमें केंद्र मजबूत होता है और राज्य कमजोर होता है यहाँ पर। अब राज्यों का संघ क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जो राज्यों का संघ क्या होता है, राज्यों का संघ होता है राज्यों का केंद्र के साथ कोई समझौता नहीं है ना। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका के राज्यों का केंद्र के साथ, वहां सेंटर के साथ समझौता है ना। वो अगर उनका समझौता खत्म हो तो वो कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्य का कोई समझौता नहीं है। ये कहता है राज्यों का संघ। दूसरा पॉइंट कहता है राज्य केंद्र से कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना। राज्य सेंटर से कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट कैसा है, कहता है अस्थायी राज्य हैं और स्थायी केंद्र है, यानी कि संघ है।
ठीक है, अस्थायी राज्य हैं, स्थायी संघ है। अब एक चीज आप देखते होंगे कि संघ के पास यानी कि सेंटर के पास, केंद्र के पास इतनी पावर है किसी भी राज्य को समाप्त कर दे या किसी भी राज्य में एक राज्य से दूसरे का निर्माण कर दे, या 1 से 2 बना दे, 2 से 3 बना दे, 3 से 4 बना दे। यानी कि भारत में जो राज्य हैं वो अस्थायी हैं, नॉन परमानेंट है ना। जो संघ है वो परमानेंट है, जो केंद्र है वो परमानेंट है ना, क्योंकि राज्य कभी भी खत्म हो सकते हैं या फिर कभी भी एक से अधिक में अधिक हो सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, उनके नाम में परिवर्तन हो सकता है ना। तो इसलिए जो राज्यों का संघ है, इसका 3 पॉइंट आप इतना समझ लीजिए कि राज्यों का केंद्र के साथ कोई समझौता नहीं है, राज्यों का संघ, और राज्य केंद्र से कभी अलग नहीं हो सकते, राज्य का संघ, और तीसरा यहां पर अस्थायी राज्य होंगे और स्थायी केंद्र होगा यानी कि संघ होगा, तो ये भी राज्य का संघ। अब संघ की बात आप समझ लीजिए कि आखिर संघ कहते किसे हैं। देखिए संघ में केवल और केवल राज्य आते हैं, संघ में केवल और केवल राज्य आते हैं, 28 राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो ये संघ शासित प्रदेश है, ये संघ में, संघ शब्द में इनको शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ राज्य की ही बात की गई है संघ में। यूनियन टेरिटरीज इसमें नहीं आती, और शक्तियों का बंटवारा होता संघ में। जो संघ होता है उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा किस किस में होता है, राज्य में होगा और केंद्र में होगा। संघ शासित की तो प्रदेश की तो बात ही नहीं की जाती, क्योंकि संघ शासित प्रदेश तो ऑलरेडी केंद्र में होती है ना। जो भी संघ शासित प्रदेश हैं हमारे, वो सभी किसके प्रति उत्तरदायी हैं, वो सेंटर के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी कि उनका जो उन पे जो अधिकार है संघ शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज पे, किसका है, डायरेक्ट केंद्र का है ना। तो शक्तियों का बंटवारा तो हो ही नहीं सकता यूनियन टेरिटरीज में। तो संघ में केवल और केवल 28 राज्य, जो भारत के अंदर है 28 राज्य, वही आएंगे। शक्तियों का बंटवारा जो होता है केंद्र में और राज्य में होता है, तो यूनियन टेरिटरीज इसमें नहीं आते, ये संघ का मतलब होता है। ठीक है, यहां तक आई होप का आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े, अब अनुच्छेद 1 का 2 देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 1 का 1 देखा, अब देख लेते हैं हम अनुच्छेद 1 का दूसरा। अनुच्छेद 1 के 2 में कहा गया है, इसमें प्रथम अनुसूची के बारे में बताया गया है। प्रथम अनुसूची का मतलब है कि ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, यानी कि भारत का जो भी क्षेत्र है, जो भी संघ है, इसके राज्य है, उसके बारे में बात करता है। और भारत का क्या संघ कौन सा होगा, भारत के राज्य कौन से होंगे, ये सभी वो कौन डिफाइन करेगा, प्रथम अनुसूची करेगी। जो भी प्रथम अनुसूची में लिखा गया होगा, जो भी लिखा गया होगा प्रथम अनुसूची में, वही माना जाएगा। यानी कि प्रथम अनुसूची में अगर 27 राज्य लिख गए तो 27 ही राज्य होंगे भारत में। अभी वर्तमान में प्रथम अनुसूची में 28 राज्य लिखे गए। किसी भी राज्य को बनाना, खत्म करना, है ना, वो जो भी सब होता है वो प्रथम अनुसूची के माध्यम से ही होता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस में लिखे हुए हैं, प्रथम अनुसूची में लिखे गए। यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन लिखा गया है कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने आपके राज्य हैं, तो वो किस में है, प्रथम अनुसूची में है। तो एक अनुच्छेद 1 का 2 यही कहता है कि प्रथम अनुसूची में जो भी क्षेत्र, जो भी राज्य हैं, वो ही भारत के होंगे, है ना, उन्हीं को माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब 1 का 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 का 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 का 3 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र। अब भारत के राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, इस पर भी चर्चा कर लीजिए। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र 3 प्रकार से होंगे। एक तो उसके खुद के राज्य जो 28 है, और दूसरे यूनियन टेरिटरीज जो 8 है ना, और तीसरे होते हैं अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र कौन से, या तो आपके जीते गए हुए हों, या फिर समझौते से लिए गए हों, या फिर कब्जा किया गया हो। कैसे, वो भी समझ लीजिए। जो अर्जित क्षेत्र या तो जीत से आए होंगे, या समझौते से आए होंगे, या फिर दावा किया गया होगा उन पे। कैसे कैसे, वो भी समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे जीत के माध्यम से अगर मैं बताता हूं, तो दादर और नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, है ना। देखिए इन पे तीनों पे पुर्तगालियों का कब्जा था। अगर दादर नागर हवेली की बात करता हूं, तो 1954 में इसको हमने क्या करा, जीता था। 1954 में पुर्तगालियों को भगाया था हमने, है ना। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 वास्को डी गामा, है ना। तो दादर और नागर हवेली, इसको क्या करा था हमने, इसको जीता था 1954 में। जब 1954 में हमने इसको जीता था, इतना समझ लीजिए कि जीतने के बाद में 10वां संविधान संशोधन करा था हमने। 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था, उसके माध्यम से इसे केंद्र संघ शासित प्रदेश घोषित करके भारत में मिलाया था। मिला तो पहले लिया था, लेकिन जो दर्जा दिया गया था भारत में, उसको
अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको स्पेशली केंद्र के अधीन रखा जाता है उनको, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर है, दादर नागर हवेली है ना, दमन दीव है, पांडुचेरी है। ये ऐसे कुछ ऐसी जगह होती है, ऐसे स्थान हो जिनको केंद्र पर डायरेक्ट मतलब केंद्र का उन पर हाथ हो, यानी कि उनका जो भी कार्य है, जो भी रख रखाव उनका जो केंद्र देखे उन्हें, है ना। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दादर नागर हवेली की। तो 1954 में पुर्तगालियों से छीना, 10वां संविधान संशोधन करा हमने 1961 में, और इसको संघ शासित प्रदेश का इसको दर्जा दे दिया हमने, है ना। ऐसे ही दमन दीव है, ऐसे ही गोवा है, पुर्तगाली से तीनों आजाद कराए थे हमने, है ना। अब देखिए गोवा की अगर मैं बात करता हूं तो गोवा हमने 1961 में पुर्तगाली से आजाद कराया। कब कराया? 1961 में कराया, ठीक है। वहीं जब 1961 में जो प्यार से, तो एक चीज और समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोवा आजाद कराया था हमने 1961 में, कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन विजय चलाया था हमने। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय था। लगभग 36 घंटे का ये ऑपरेशन रहा, और इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। इसमें वायुसेना, थल सेना, है ना, ये तीनों सेना थी इसमें, और तीनों सेना ने क्या करा, इसमें भाग लिया, तब इसको हमने आजाद कराया। वहीं आजाद कराने के बाद में 1987 में हमने क्या कर दिया, 1987 में इसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया 1987 में, है ना। समझ आया होगा। एक चीज और समझ लीजिए कि 2020 में क्या करा था, दमन दीव को दादर नागर हवेली में कर दिया, मर्ज कर दिया था। ये भी आपने सुना होगा, है ना। अब ऐसे ही ये जीत के आधार पर आए, ऐसे समझौते के आधार पर, या फिर कोई संधि हो जाए, समझौता हो जाए, है ना। क्योंकि बहुत सारी रियासत हमने समझौते से और संधि के माध्यम से भारत में मर्ज करी थी, मिलाई थी, या फिर कोई दावा किसी क्षेत्र पर कर दो जिस पर किसी का कब्जा ना हो, है ना। जैसे अंटार्कटिक है, आर्टिक क्षेत्र है, या फिर कोई अनुसंधान जगह है, रिसर्च सेंटर है, वहां किसी का कब्जा ना हो, तो उनको वहां दावा करके उन्हें आपस में मतलब अपने भारत में मिला लो। तो ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र 1 के 3 कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र मांगे, तो कौन कौन से आएंगे, राज्य आएंगे, यूनियन टेरिटरीज आएंगे, और अर्जित क्षेत्र आएंगे। अर्जित क्षेत्र 3 प्रकार के, जीते हुए हों, समझौते से लिए गए हों, या संधि करके लिए गए हों, या फिर दावे के साथ में लिए गए हों। एक चीज और समझ लीजिए, जो गोवा है, गोवा में ऑपरेशन क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था, है ना। अब ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी एक विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को हमने मिलाया, विलय पत्र के माध्यम से। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद को हमने मिलाया था ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, है ना। किसके माध्यम से? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। वहीं अगर जूनागढ़ की हम बात करते हैं, है ना, जूनागढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो उसको हमने किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है साथियों, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हम नोट करते रहे, है ना। अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे दिल्ली है, पांडुचेरी है, और कश्मीर है। अब देखिए यहाँ ये यूनियन टेरिटरीज तो हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश तो हैं तीनों, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर अपनी इनकी सरकार भी है, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, अपनी सरकार होती है। हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि अर्ध राज्य हैं, अर्ध राज्य हैं, और अर्ध केंद्र शासित प्रदेश है ना। यहाँ पर ये 3 हैं। परीक्षा में पूछा जाता है ना, कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जिनकी अपनी विधानसभा है, या जिसकी अपनी विधानसभा नहीं है, तो 3 ये दे देगा और एक चौथा कोई और रख देगा, या 3 विकल्प और होंगे, फिर चौथे में से ये होगा, है ना। तो इस तरह से इनको भी देख ले, यानी कि दिल्ली, पांडुचेरी और कश्मीर, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा भी है ना। ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आई होप के यहाँ तक समझ आया होगा। अब अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, ये कहता है अनुच्छेद 2। अब देखिए, अगर संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना हो या फिर स्थापना करनी हो, तो किसके माध्यम से होगी? ये संसद के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? संसद के माध्यम से होगी। और संसद में के माध्यम से कैसे होगी? आपको साधारण बहुमत से बिल पास कराना पड़ेगा पहले। साधारण बहुमत का मतलब समझ रहे हो? साधारण बहुमत का मतलब है प्यारे साथियों, एक चीज समझ लीजिए, n/2 + 1, इतना आप समझ लीजिए। n/2 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास संसद में, है ना, 100 सदस्य हैं, जब आपने बिल रखा, तो करना क्या होगा कि आपको इतना लेकर आना पड़ेगा।
यानी कि 100 का आधा प्लस 1, 100 का आधा कितना होगा 50 और 1 51, है ना। तो 51 आपकी फेवर में होने चाहिए तब बिल पास हो जाएगा। अगर आपके पास 51 नहीं है, 50 है तो बराबर हो जाएगा, 49 होंगे तो क्या हो जाएगा, वो बिल पास नहीं होगा। यानी कि साधारण बहुमत से संसद में आपको पास कराना पड़ेगा, तब किसी नए राज्य का क्या होगा, प्रवेश होगा भारत में या फिर उसकी स्थापना होगी, है ना। आगे बढ़े, अब समझ लीजिए कि दो तरह से भारत में नए राज्यों का प्रवेश होगा या फिर स्थापना होगी। कैसे कैसे वो समझ लीजिए संसद के द्वारा। एक तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर शामिल करना। अगर संघ में कहे कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ का मतलब है प्यारे साथियों कि संघ में तो केवल और केवल क्या प्रवेश कर सकता, राज्य ही प्रवेश कर सकता है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूं भारत में नए क्षेत्रों का प्रवेश, है ना, तो भारत में नए क्षेत्र का मतलब है जो अर्जित किए गए क्षेत्र हों वो भारत में प्रवेश। तो ये कहता है अनुच्छेद 2, है ना। अब आगे बढ़े, अब बात करेंगे अनुच्छेद 3 की, राज्यों का पुनर्गठन। और राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, राज्यों का पुनर्गठन भी प्यारे साथियों संसद के माध्यम से ही होगा, और वही साधारण बहुमत इसमें भी प्रक्रिया है। कौन सी, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के माध्यम से ही होगा, ठीक है। अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, राज्यों का गठन करना है, किसी राज्य का गठन करना है, या उसका नाम में परिवर्तन करना है, या सीमा में करना है, या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है। ये कहता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्य का गठन करना है, नाम बदलना है या नाम देना है, सीमा में परिवर्तन करना है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना है। अब ये 3 तरह से देखिए, आर्टिकल नंबर 3 का 1 कहता है, आर्टिकल नंबर 3, किसी राज्य में क्षेत्र को अलग करना, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग कर देना, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग कर देना, ये 3 का 1 कहता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला देना, या फिर राज्य क्षेत्र को मिला देना, राज्य के क्षेत्र को मिला देना, ये 3 का 1। फिर समझ लीजिए दोबारा, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग कर देना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला देना, या फिर राज्य के क्षेत्र को मिला देना, ये कहता है आर्टिकल 3 का 1, है ना। वहीं आर्टिकल 3 का 2 कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देना। वहीं आर्टिकल 3 का 3 कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर देना, घटा देना, है ना। ये 3 का 3 कहता है। और 3 का 4 कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर देना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर देना। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है संसद से ही पहले वो लेनी पड़ेगी अनुमति, है ना। अब वही 3 का 5 कहता है किसी राज्य का नाम में परिवर्तन कर देना, है ना। ये कहता है 3 का 5, ठीक है। तो प्यारे साथियों हमने आर्टिकल नंबर 3 तक कर लिया। अगली क्लास में हम आर्टिकल नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना। आई होप कि समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है ना। नोट्स के बारे में बता चुका हूँ, क्लास नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे मिल जाएंगे Noki24, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों, Noki24 आपका चैनल है ना। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि सबका भला तो अपना भला, है ना। ऐसा नहीं होता कि अपना ही भला कर लो तो, है ना, ऐसा नहीं है। पहले वीडियो दोस्तों के पास भेज दे ताकि उनका भला हो जाए, फिर ऑटोमेटिक आपका भी हो जाएगा ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और अच्छे से तैयारी करें। इसी तरह से बहुत आगे तक हम पढ़ते चले जाएंगे और पॉलिटी में कोई भी आपका डाउट नहीं पूछेगा, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो आपकी पकड़ से बाहर हो। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेते रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। इतना समझ लिए पॉलिटी का, है ना। तो चलिए अच्छे से आप इसको कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पढ़ रहे हो ना उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, है ना। इसको लिखने के बाद में फिर एक बार इसको दोबारा से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और बार पढ़ लेना। जैसे आप सुबह में अगर इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, सुबह में देखने के बाद इसको जब लिख लो तो 1 घंटे बाद इसको फिर दोबारा पढ़ना, और 1 घंटे बाद पढ़ने के बाद फिर शाम में इसको एक बार पढ़ना। तो इससे ये होगा कि जितने भी डाउट हैं, जो भी आपके दिमाग में कोई भूल है, तो वो सब खत्म हो जाएगी और आपके माइंड में पूरा एडिजिट बिल्कुल बस जाएगा, मतलब एक छप जाएगा कि हमको क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, क्या हमको पढ़ाया गया, क्या हमने देखा, क्या हमने समझा, हर चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी, है ना। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Noki24 आपका चैनल है। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।